नमस्कार दोस्तों, ISPCS केंद्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखने वाले हैं। भौतिकी के जितने भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि न्यूटन के पहले नियम को जाना जाता है किस नियम से? जड़त्व के नियम से। वैसे न्यूटन का पहला नियम बोलता क्या है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, स्थिर है, रुकी हुई है, तो वो बॉडी रुकी ही रहना चाहेगी, रेस्ट में ही रहना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं उस पर। या फिर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो वो उसी स्पीड से चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना अप्लाई करें। ये न्यूटन का पहला नियम है। आपको बस ये ध्यान देना है कि न्यूटन के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम बोलते हैं। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? वही फर्स्ट पहले नियम से। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक न्यूटन का दूसरे नियम से मिलता है? ये बल का व्यंजक जो प्राप्त होता है दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम यहाँ पर एक्सप्लेन करना ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, उतना जानना जरूरी नहीं है। बल का व्यंजक F=m में जो मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है? यही दूसरे नियम से, न्यूटन के। उसके बाद बात की जाए प्रमुख ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। ठीक, मतलब कि मान लीजिए मोटर है, मोटर जैसे पानी चढ़ाने वाला मोटर होता है ना, उस मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बिजली देते हैं। ठीक, तो वो घूमने लगता है, फिर पानी ऊपर चढ़ा देता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं मोटर में। तो वो उस एनर्जी को किस में बदल देता है मोटर? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक ना, ऐसे ही वैसे ही उपकरण को हमें जानना है। माइक्रोफोन की बात की जाए तो माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा को हम देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है कौन? माइक्रोफोन। लाउड स्पीकर क्या करता है? उसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है लाउड स्पीकर। ठीक है ना। सोलर सेल की बात की जाए तो सनलाइट उस पर आती है, सूर्य ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तो किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो की बात की जाए तो डायनेमो घूमता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिकली भी इन चीज़ों को समझ सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। फिर सितार की बात की जाए तो सितार बजाते हैं, जो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो वहाँ से ध्वनि निकलती है, ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है वो ऊर्जा। अब विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल की बात की जाए तो उसमें रासायनिक ऊर्जा मिलती है जो कन्वर्ट किस में हो जाती है? विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती की बात की जाए तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। 1 किलो वाट जो होता है ना, वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल के बराबर। जी का जो मान होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, जी की जो वैल्यू होती है ना, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? त्वरण की, एक्सेलरेशन की। खैर, जी का मान जो सर्वाधिक होता है वो कहाँ होता है? पोल पर, ध्रुव पर। जी का मान जो न्यूनतम होता है, मैंने पृथ्वी की बात हो रही है अभी, जी का मान जो न्यूनतम होता है वो कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर। और जी का मान 0 कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, चलिए उत्तोलक की बात करें तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कोई रॉड है, सीधी या टेढ़ी रॉड भी हो सकती है। ये चापाकल से एग्जाम्पल, चापाकल वाला जो हैंडपम्प होता है ना, उसका वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ये मान लीजिए उसका हैंडल है, ये यहाँ पर मान लीजिए फिक्स किया गया है। ठीक ना, इसी के परितः ना, ये इसी के सपोर्ट पर ये ऊपर नीचे इसको हम करेंगे। और फिर ये मान लीजिए ये रॉड से जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर जब ऊपर नीचे हम इसको करेंगे, जैसे नीचे करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये वाला ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो पानी, फिर पानी बाहर निकलता है। ठीक ना, तो वैसे ही समझिए, ऊपर नीचे इसको कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर की तरफ हम एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर फिक्स है, इधर की तरफ लोड है। बस आपको ये ध्यान में रखना है ना, उत्तोलक जो होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है, सिंपल सा एक मशीन होता है जिसकी हेल्प से हम कोई भी चीज़ आसानी से कर पाते हैं। ऐसे देखिए, तो ये है, मान लीजिए हमें पानी निकालना है हैंडपम्प की हेल्प से। ठीक,
तो ये वाला जो सिस्टम है ना उत्तोलक का ही काम कर रहा है, ये उत्तोलक ही है। ठीक, यहाँ पर ये फिक्स है। अब ध्यान ये रखना है कि अब इसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी ये कैसे निर्धारित किया गया है। तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको फुलक्रम बोलते हैं, जो फिक्स पॉइंट है फुलक्रम। तो ये वाला पॉइंट अगर ये जो भार है ना इसके पास में है ये वाला पॉइंट, ये तो इसको प्रथम श्रेणी में लिया जाता है। देख रहे हैं जैसे हैंडपंप है, प्रथम श्रेणी के अंतर्गत देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में हैंडपंप है, पिलाश है, कैंची है, ठीक, और साइकिल का ब्रेक है, ये सब। और द्वितीय श्रेणी वाले में क्या होता है ना, ये द्वितीय श्रेणी वाले में जैसे कि ये मान लीजिए रॉड है, इसको ऐसे समझ लीजिए, 2 रॉड है। तो ये जो इसका फिक्स पॉइंट है ना यहाँ पर है, लास्ट में है, और लोड इसका पड़ेगा इस पहले ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए नींबू का रस जो निकालते हैं ना, तो यहाँ पर नींबू रखते हैं और उसके बाद दबाते हैं। तो फिक्स पॉइंट ये है, लेकिन लोड इसके पहले है, फिक्स पॉइंट के बाद। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर लोड है, पॉइंट के बाद ये लोड है, ठीक ना। जबकि इस वाले में क्या है, पॉइंट के पहले लोड है, अब बाकी इधर हम प्रयास करेंगे, हाथ से दबाएंगे, ठीक ना। तो ये द्वितीय श्रेणी में इस उत्तोलक को रखते हैं। इस टाइप के जो भी उत्तोलक हैं, जैसे कि सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई, एक पहिया वाला वाहन हो गया, ठीक। और तृतीय श्रेणी में जो बात की जाए तो जो जिधर से हम ट्राई कर रहे होते हैं, जिधर से हम प्रयास कर रहे होते हैं, एफर्ट लगा रहे होते हैं, उधर की तरफ वो फिक्स पॉइंट आ जाता है, मतलब फुलक्रम। जैसे चिमटा है तो चिमटा ऐसे हुआ ना, इधर से ही तो हम जिधर फिक्स पॉइंट है उधर से ही दबाते हैं चिमटा को, इधर से, ठीक है ना, इधर से थोड़ा आगे से। तो आप जैसे हो सकता है ध्यान रख सकते हैं तो रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, खाली एग्जाम्पल से ध्यान में रख लीजिए। प्रथम श्रेणी के जो उत्तोलक है ना, उत्तोलक जो है हैंडपंप है, पिलाश है, कैंची, साइकिल का ब्रेक है। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिया वाला वाहन। तृतीय श्रेणी के जो उत्तोलक हैं उनका उदाहरण की बात की जाए, उत्तोलक की उदाहरण की बात की जाए, चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद बात की जाए कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है, 746 वाट के। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना, पलायन वेग मतलब कि मिनिमम उतनी स्पीड जिससे कि कोई भी बॉडी पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाए, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, मतलब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे ही नहीं, ठीक ना। तो मिनिमम इतनी स्पीड देनी होती है हमें, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक ना। इतनी स्पीड कम से कम देंगे ना तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड है ना उससे बाहर चला जाएगा वो, जो भी बॉडी हो, ठीक ना। सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है कितना, 42 किलोमीटर पर सेकंड। बात की जाए ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग, क्रमशः उदाहरण है किसके, ध्वनि तरंग क्या है, ये अनुदैर्ध्य तरंग के उदाहरण है। कैसे, ध्वनि जब हम बोलते हैं ना तो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल अपने बगल वाले को एनर्जी देगा, मतलब ऐसे 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 करके बढ़ता है ये, ठीक है ना। एक पार्टिकल अगले पार्टिकल को एनर्जी दिया, फिर इसके पास जो एनर्जी गई है वो अपने अगले को दे दिया, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ऐसे ध्वनि तरंगें चलती हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है, ठीक। तो प्रकाश तरंग जो है ना वो अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है, और ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को कहा जाता है अवश्रव्य तरंग। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को कहा जाता है श्रव्य, जिसको सुना जा सकता है। ध्वनि दिन की अपेक्षा रात को अधिक सुनाई देती है, क्यों, किस कारण से, अपवर्तन के कारण से। फिर बात की जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, ठीक है ना। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी मापने की यूनिट है, ठीक। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर उसके आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाता है आवर्तकाल। देखिए इसको भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट यहाँ ज़रूरी नहीं है,
जब एक्सप्लेन करना होगा तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। ये जो वीडियो है ना, ये रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है बेसिकली। तो अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। देखिए, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा। गैसों एवं द्रव्यों में गैसों एवं द्रव में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? ठोस में होता है चालन विधि द्वारा, और गैस और द्रव में होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है किसका? लाल रंग का। और हीरे का चमकना, कांच में आए दरारों का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका आदि का बनना, ये किस कारण से होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। ठीक है ना। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, मिनिमम दूरी क्या होनी चाहिए? साफ साफ दिख सके कोई भी चीज़, 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करती है कैसे? अवतल लेंस की तरह। विद्युत की सबसे अच्छी चालक जो है, सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। फिर बात की जाए कि जरा दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयोग में किया जाता है बाइफोकल लेंस। अबिंदुकता के निवारण हेतु कौन सा लेंस यूज किया जाता है? बेलनाकार। दूर दृष्टि के निवारण हेतु प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि द्वारा? यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जीवाश्मों की आयु, प्राचीन पादपों की आयु ज्ञात की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट यहाँ रिवीजन कर रहे हैं तो देख ले रहे हैं। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका? यूरेनियम का। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किस छड़ का प्रयोग किया जाता है? बोरॉन एवं कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट एवं भारी जल का। भारी जल D2O होता है। फिर सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। फिर कुछ बेसिक भौतिक राशियाँ और उनकी यूनिट है SI यूनिट। भौतिक राशि लंबाई की यूनिट होती है, इसका मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का SI यूनिट किलोग्राम। समय का SI यूनिट सेकंड S। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैडेला, और पदार्थ का परिमाप मोल। फिर बात की जाए, कुछ खोज हैं इम्पॉर्टेंट। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बैकुरल ने। रेडियम की मैडम क्यूरी ने। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की आइंस्टीन ने। क्वांटम सिद्धांत दिया मैक्स प्लैंक ने। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजन ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, CV रमन ने। फिर बात कर ली जाए थोड़ा कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? S चंद्रशेखर ने। जल वाष्प में बदलना उदाहरण है किसका? भौतिक परिवर्तन का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है किसका? रासायनिक परिवर्तन का। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा किसने? रोमर ने। और जल का अधिकतम घनत्व एवं न्यूनतम आयतन कहाँ होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर के बराबर। और साबुन के बुलबुले के रंगीन दिखाई पड़ने का कारण है व्यक्तीकरण। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। प्रकाश वर्ष जो है ना, दूरी मापने की यूनिट है। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.023 10⁻23। एक कूलम आवेश बराबर होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक ना। 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना, उतना एक कूलम होता है। फिर द्रव का जो ताप होता है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। एक आदर्श
एक आदर्श तरल की मतलब लिक्विड की श्यानता मतलब विस्कोसिटी बोलते हैं। मतलब दो लिक्विड, दो टाइप की लिक्विड हो ना, तो जब मूव करेंगे तो एक दूसरे को अपोज करेंगे। मतलब इसको ये समझ लीजिए, विस्कोसिटी मतलब लिक्विड वाली वो फ्रिक्शन, लिक्विड का जो फ्रिक्शन होता है। ठीक। तो एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे तेज गति से होती है? संवहन विधि में। और बर्फ में नमक मिलाने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। ठीक है ना, तभी बर्फ में लोग नमक मिलाकर, देखते हैं आइसक्रीम वाले नमक मिला देते हैं, गलनांक उसका घट जाता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन है। और सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाली लालिमा का कारण है अपवर्तन। ठीक है ना, तारों के टिमटिमाने का कारण अपवर्तन, और सूर्योदय के पहले दिखाई देने वाली लालिमा का कारण भी अपवर्तन ही है।